Hi everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself नेहा अग्रवाल and I am your zoology mentor. स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक नया चैप्टर आज से, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज श्वसन एवं गैसों का विनिमय। प्रॉपर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसमें आप हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो नीट रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड जो भी कंटेंट उनको जानना है वो यहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर के साथ। ठीक है, चैप्टर लिया है हमने कौन सा, श्वसन एवं गैसों का विनिमय। मतलब बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं दोनों वर्ड्स बोलती रहूंगी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉपर हिंदी समझ में आती है, और बहुत सारे हैं जो थोड़े इंग्लिश टर्म समझते हैं। ऑल्सो बेटा ध्यान रखिएगा, आप लोगों के साथ एक मेजर चैलेंज और भी होता है। वो चैलेंज है कि आपको हो सकता है क्वेश्चन में शुद्ध हिंदी का वर्ड लिख के आए, या हो सकता है इंग्लिश के ही वर्ड को कुछ वर्ड्स होते हैं जो हिंदी में लिख के आते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा दोनों वर्ड्स का आइडिया होना चाहिए। मैं दोनों यहाँ पे आपको साथ साथ बताते रहूंगी। ठीक है, तो बेसिकली बेटा हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, मानव का श्वसन तंत्र पढ़ने वाले हैं। मानव श्वसन तंत्र। हम हमारी बॉडी का एक और तंत्र कवर करेंगे, वो है श्वसन तंत्र, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे शरीर में श्वसन कैसे होता है, यानी ये श्वास क्रिया क्यों हो रही है, ऑक्सीजन जाके क्या कर रहा है, और ये गैसों का विनिमय कैसे होता है, यानी कि ये गैसें हमारे शरीर में जगह जगह पे एक्सचेंज कैसे हो रही हैं। यहीं पर कुछ बेसिक बातें आपको कवर करवाती हूँ। ये देखो, गैसों का विनिमय में हम बेसिकली किन गैसों से कंसर्न है, हमको कौन सी गैसेस के बारे में पढ़ना है बेटा, श्वसन गैसों के बारे में हमें पढ़ना है। श्वसन गैसें, और ये श्वसन गैसें कौन कौन सी होती हैं, एक होती है ऑक्सीजन जो हम अंतः श्वसन के दौरान लेते हैं, और एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बहिश्वसन के दौरान एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं श्वसन की क्रिया और गैसों का विनिमय। कौन सी गैसें, श्वसन गैसें, यानी O2 और PO2 के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हमको हमारा श्वसन तंत्र पढ़ना है। ये पढ़ना स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर करते हैं। एक वर्ड मिलता है बेटा हमको ब्रीदिंग, एक वर्ड मिलता है हमको ब्रीदिंग, और दूसरा वर्ड होता है बेटा रेस्पिरेशन। एक और वर्ड क्या होता है, रेस्पिरेशन। अब आप हिंदी की बुक में देखोगे ना तो दोनों वर्ड सेम ही दिए हैं, इसको भी श्वसन लिखा हुआ है हिंदी में, और रेस्पिरेशन को भी श्वसन लिखा हुआ है। बट बेटा इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, माना हिंदी में श्वसन लिखा हुआ है, पर आप इंग्लिश की साइड में हमेशा आपको बाइलिंगुअल पेपर मिलता है, आप थोड़ा सा देख सकते हो। या फिर आप ऐसे कर लो कि जो ब्रीदिंग वाला श्वसन है ये बेटा एक्चुअल में श्वास क्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं, श्वास क्रिया को। श्वास क्रिया का क्या मतलब, ये जो हम सिर्फ गैस को इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, सिर्फ इतना, गैस को इनहेल करना, एक्सहेल करना। अब वो गैस कहाँ गई, कैसे उसका विनिमय हुआ, कैसे कोशिका में पहुंची, कोशिका में पहुंच के उसने क्या किया, फिर वापस से CO2 कैसे आई यहाँ तक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक, फिर ये एक्सहेल किया, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना, इनहेल एक्सहेल, अंदर श्वसन बाह्य श्वसन। ये क्या होता है आपका श्वास क्रिया। ये क्या होती है, श्वास क्रिया। तो श्वास क्रिया के अंदर दो चीजें आती हैं बेटा, एक क्या आता है अंतः श्वसन। अंतः श्वसन, अंतः श्वसन में आप क्या, किसका अंतः श्वसन करते हो, कौन से श्वसन गैस का, O2 का। O2 का अंतः श्वसन करते हो, O2 अंदर लेते हैं। और फिर होता है बेटा एक बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन। और बाह्य श्वसन में किसका श्वसन करते हैं, कौन सी श्वसन गैस का, CO2 का। तो CO2 को बाहर फेंकते हैं। बस इतनी क्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वास क्रिया, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्रीदिंग, जो आपको कहीं कहीं पर श्वास क्रिया और कहीं कहीं पर श्वसन ही लिख के दिया हुआ है। बट बेटा ये गैस जाने के बाद करती क्या है, देखो एक अगली स्लाइड में हम थोड़े सा स्टेप समझते हैं जो आपको एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। देखो बेटा समझ लो, मान लो ये तुम्हारा लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है, और ये तुम्हारा ऐसे बस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। पूरी बॉडी में तुम्हारे जाल है किस चीज का, ब्लड का। तो हम थोड़ा सा ब्लड का जाल बना लेते हैं। ये मान लेते हैं बेटा पूरी ब्लड वेसल्स है, और इसके अंदर ब्लड चल रहा है। क्या चल रहा है, ब्लड चल रहा है, इसके अंदर ब्लड है। ठीक है, और हम ऐसा मान लेते हैं ये शरीर की ऊतक है जहां पर एक कोशिका बना लेते हैं।
सिर्फ एक कोशिका बना लिए। ऐसे शरीर में पूरी ऊतक फैली हुई है, ये तो हमको पता ही है, ठीक है। ये हम एक कोशिका बना लेते हैं। तो ये लंग्स हो गए, ये आपका परिसंचरण तंत्र हो गया जिसमें पूरा ब्लड चल रहा है। ब्लड हमेशा आपको पता है ट्रेन का काम करता है, जिसको जहां जाना है ब्लड में बैठेगा और अपने स्टेशन पे उतर जाएगा। तो अब ऑक्सीजन का स्टेशन क्या है? कोशिका। कोशिका को चाहिए ऑक्सीजन। तो देखो तुमने क्या किया, मान लो हम पहले ऑक्सीजन दिखाते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन बेटा एटमॉस्फेयर में थी, वातावरण में, उससे कहां पर आई? हमारे श्वसन तंत्र में। श्वसन तंत्र में आने के बाद हमको इस ऑक्सीजन को कहां पहुंचाना पड़ेगा बेटा? ब्लड में पहुंचाना पड़ेगा। ब्लड में बैठाओ, ट्रेन में बैठाओ। ट्रेन में घूमते 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 ये कहां पहुंच जाएगी? जैसे ऊतक आएगी यानी कोशिका आएगी, इसके अंदर आ जाएगी। इसके अंदर आके क्या करेगी बेटा? ग्लूकोज ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है जो तुमने खाना खाया था उससे, और उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके क्या बना देगी? जो तुमको चाहिए एटीपी। तुमको किसकी जरूरत है? एटीपी की। साथ में फालतू वेस्ट क्या निकल जाएंगे? CO2 और H2O। पानी से तुमको कोई दिक्कत नहीं है, पर तुमको CO2 से दिक्कत है, तो तुम बॉडी में CO2 इकट्ठा नहीं कर सकते। तो अब इस CO2 को हम क्या करेंगे बेटा? इस CO2 को हम वापस से ब्लड में बैठाएंगे ट्रेन में, और ट्रेन में घुमाते घुमाते कहाँ पहुंचा देंगे? जैसे ही लंग्स का स्तर आएगा इसको लंग्स में पहुंचा देंगे और लंग्स से भेज देंगे बाहर वापस से वातावरण में। इस तरह से आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बेसिक हमने एक फ्लो चार्ट बनाया कि क्या क्या होता है। देखो इस पूरी क्रिया को आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, जो आप NCERT में लाइन बाय लाइन पढ़ोगे। 5 स्टेप्स दिए हुए। क्या है वो 5 स्टेप्स? देखो सबसे पहला स्टेप ये है अंतः श्वसन होना, बाह्य श्वसन होना। ये हो गई आपकी श्वास क्रिया। तो स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा? श्वास क्रिया। और श्वास क्रिया में आपने क्या किया? O2 को इनहेल, O2 का अंतः श्वसन, O2 का अंतः श्वसन किया, और CO2 का क्या किया? बाह्य श्वसन। ये हो गई आपकी श्वास क्रिया। O2 का अंतः श्वसन और CO2 का बाह्य श्वसन। ठीक। स्टेप नंबर 2 बेटा ये है जहां पे आपने ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किया। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके लिए। यहाँ पे आपने विनिमय किया, तो अब आप क्या कर रहे हो? दूसरे स्टेप में श्वसन गैसों का विनिमय, श्वसन गैसों का विनिमय। अब देखो जरा विनिमय किसके किसके बीच में हो रहा है? ये एक्सचेंज किसके किसके बीच में हो रहा है? आपके श्वसन तंत्र यानी लंग्स और ब्लड के बीच में। तो किसके बीच में? लंग्स यानी फुफ्फुस और ब्लड यानी रुधिर के बीच। ये विनिमय किसके किसके बीच हो रहा है? लंग्स और रुधिर के बीच एक विनिमय हो रहा है श्वसन गैसों का, O2 और CO2 का। इसमें भी देखो किधर से किधर, लंग्स से ब्लड की तरफ जा रहा है O2 और ब्लड से लंग्स की तरफ आ रहा है CO2। ये विनिमय हो रहा है। लंग्स और ब्लड के बीच में विनिमय हो रहा है। लंग्स से ब्लड में आ रहा है O2 का विनिमय हो रहा है, और ब्लड से लंग्स में CO2 का विनिमय हो रहा है। अगला क्वेश्चन आता है बेटा यहीं पर कि ये विनिमय कैसे हुआ? यहाँ पर ये जो विनिमय होता है ना इनके बीच में, ये होता है बेटा निष्क्रिय परिवहन से। कैसे होता है? निष्क्रिय परिवहन। तुमने सुना होगा ना, 2 तरह के परिवहन होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय जिसमें एटीपी खर्च होता है, निष्क्रिय जिसमें एटीपी खर्च नहीं होता। एटीपी कब खर्च नहीं होता? जिन बच्चों को नहीं पता है एक बार ये भी सीख लीजिए, अलग से स्लाइड में आपको बता देती हूँ। 2 तरह के परिवहन होते हैं बेटा, एक होता है सक्रिय, दूसरा होता है निष्क्रिय। ठीक है, ये सभी बच्चों को आता होगा, बट इन केस कोई 11th का स्टूडेंट है उसको बिल्कुल ही नहीं आता है तो फिर एक बार देख लेगा बेटा। परिवहन 2 तरह से हो सकते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। देखो अगर किसी चीज को तुम हाई सांद्रता से लो सांद्रता की तरफ भेजोगे तो वो आसानी से चला जाएगा। जैसे मान लो तुम किसी रूम में बैठे हो, वहां पे 10 लोग हैं और बगल वाले रूम में मान लो 2 ही लोग हैं। तुमको बोला जाएगा कि तुम उस रूम में शिफ्ट हो जाओ, तुम खुशी खुशी हो जाओगे, शिफ्ट हो जाओगे कि हाँ तो वैसे ही बहुत भीड़ हो रही है, चलो दूसरे रूम में चले जाते। पर जो लोग उस रूम में बैठे हैं जिसमें 2 ही लोग हैं, उनको बोला जाए कि उसमें शिफ्ट हो जाए जिसमें 10 लोग हैं, तो वो बहुत नानुकुर करेंगे, अरे नहीं यार ऑलरेडी वहां पे इतने सारे लोग हैं, भीड़ हो रही है, हम तो नहीं जाएंगे। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो
जब भी किसी चीज को तुम लो सांद्रता से हाई सांद्रता की तरफ भेजते हो तो वो आसानी से नहीं जाता, तुमको क्या लगाना पड़ता है, एटीपी। अब जब एटीपी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सक्रिय प्रक्रिया हो जाएगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन किसी चीज को हाई सांद्रता से लो सांद्रता में भेजते हैं तो कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, एटीपी खर्च नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो निष्क्रिय में एटीपी नहीं लगता, चीजें हाई सांद्रता से लो सांद्रता में जाती हैं। बेटा इसका एक तरीका होता है विसरण यानी कि डिफ्यूजन से आप चीजों को भेज सकते हैं हाई सांद्रता से लो सांद्रता में बिना एटीपी का खर्च किए। विसरण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल विसरण जिसमें बिना एटीपी खर्च किए ये आसानी से हाई सांद्रता से लो सांद्रता में चला जाता है। एक होता है बेटा सुसाध्य विसरण में क्या होता है, ये कहता है कि ठीक है मैं हाई सांद्रता से लो सांद्रता की तरफ चला जाऊंगा, एटीपी नहीं चाहिए पर मुझे एक कैरियर चाहिए। जैसे तुम बोलो कि मैं उस रूम में जाऊंगा पर अपने दोस्त के साथ ही जाऊंगा, अकेले नहीं जाऊंगा, तो तुमको एक कैरियर चाहिए, एक साथी चाहिए। ठीक है, तो सरल विसरण में कुछ भी डिमांड नहीं है, हाई सांद्रता से लो सांद्रता में जा रहे, ना एटीपी चाहिए ना कैरियर चाहिए। सुसाध्य विसरण में निष्क्रिय तो है, हाई से लो सांद्रता में तो जाएगा, एटीपी तो नहीं मांगेगा पर एक कैरियर, उसको साथी जरूर चाहिए। तो इस तरह से करके कुछ तरह के परिवहन होते हैं, सक्रिय परिवहन, सरल विसरण, सुसाध्य विसरण। सरल और सुसाध्य विसरण यानी कि विसरण आते हैं निष्क्रिय परिवहन में। तो देखो मैं आपको ये क्यों बता रही थी, क्योंकि ये जो श्वसन गैसों का विनिमय होता है ना, यहाँ पर ये विनिमय होता है बेटा निष्क्रिय परिवहन से, जो कि है सरल विसरण। ये नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ये कैसे होता है परिवहन, ये विनिमय किससे होता है, सरल विसरण से होता है। सरल विसरण से ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में जाएगी अपनी हाई सांद्रता से लो सांद्रता की तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड सरल विसरण से अपनी हाई सांद्रता जो कि ब्लड में है उससे अपनी लो सांद्रता यानी कि लंग्स में आ जाएगा। यानी ऑक्सीजन की यहाँ पर हाई सांद्रता है, यहाँ पर लो सांद्रता है, CO2 की यहाँ पर हाई सांद्रता है, यहाँ पर लो, तो O2 इधर से इधर आ जाएगा, CO2 इधर से इधर चला जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपके राइट साइड ये होगा तो ये आपका राइट लंग है, ये आपका लेफ्ट लंग है, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि राइट लंग से कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर फेंकते हो, लेफ्ट लंग में आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो, ऐसा नहीं होता। दोनों में ऑक्सीजन आता है और फिर ब्लड में जाता है, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड आता है और बाहर निकलता है। ये हम सिर्फ समझने के लिए ऐसे बना रहे हैं कि हमने एक साइड से O2 दिखा दिया, एक साइड CO2 दिखा दिया है, दोनों ही लंग्स में O2 आएगा और दोनों ही लंग्स से CO2 बाहर निकलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। अब आते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप यही है बेटा कि इस ट्रेन में बैठा दिया ना हमने O2 और CO2 को, अब ये O2 यहां से यहां और CO2 यहां से यहां अपना परिवहन कर रहे हैं, ट्रेन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थर्ड वाला स्टेप क्या होता है, श्वसन गैसों का परिवहन। श्वसन गैसों का परिवहन कहां पर होता है बेटा, परिसंचरण तंत्र में यानी कि ब्लड में श्वसन गैसों का परिवहन हो रहा है। अब देखो परिवहन किधर से किधर हो रहा है, एक तो O2 को ये ट्रेन कहां से कहां लेके जा रही है, O2 बैठा कहां पर है, उसके बैठने वाला स्टेशन है लंग्स, उतरने वाला स्टेशन है टिश्यू। तो ये परिवहन यानी आपका परिसंचरण तंत्र यानी आपका ब्लड यानी ये ट्रेन ऑक्सीजन को कहां से कहां लेके जा रही है, लंग्स से ऊतक तक। ऊतक को ही लिख लो, ऊतक में कोशिका होती है तो ऊतक लिख लो या सेल्स लिख लो। तो लंग्स से ऊतक तक लेके जा रही है O2 को और ऊतक से लंग्स तक परिवहन हो रहा है CO2 का। लंग्स से ऊतक तक किसका परिवहन हो रहा है, O2 का, और ऊतक से यानी कोशिका से लंग्स तक किसका परिवहन हो रहा है, CO2 का। ठीक है, तो तीसरा स्टेप क्या होगा, श्वसन गैसों का परिवहन। चलो परिवहन हो गया, ये यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है। फोर्थ स्टेप आता है बेटा यहाँ पर एक्सचेंज होना, ये चौथा स्टेप है। जब ऑक्सीजन अब इसमें से अपने स्टेशन पे उतरता है और कार्बन डाइऑक्साइड इस स्टेशन पे बैठ जाता है, तो फोर्थ स्टेप क्या होता है, फिर से श्वसन गैसों का विनिमय। फिर से फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, श्वसन गैसों का
विनिमय। अब तुम बोलोगे मैम सेकेंड नंबर स्टेप और फोर्थ नंबर स्टेप तो सेम हो गया, श्वसन गैसों का विनिमय। बिल्कुल नहीं, ये देखो यहां पर श्वसन गैसों का विनिमय किसके किसके बीच में हुआ था, लंग्स और ब्लड के बीच में, अब ब्लड और टिश्यू के बीच में होगा। तो ये किसके किसके बीच में है बेटा, ब्लड यानी रुधिर, ब्लड यानी रुधिर और ऊतक या कोशिकाओं, कुछ भी बोल लो, ब्लड और ऊतक यानी कि कोशिका, ब्लड और ऊतक के बीच होगा अब ये वाला परिवहन। अब फिर से किधर होगा बेटा, देखो ब्लड से ऊतक की तरफ कौन जाएगा, ब्लड से ऊतक की तरफ जाएगा ऑक्सीजन, और ऊतक से ब्लड की तरफ कौन जाएगा, CO2। फिर से किससे जाएंगे बेटा ये विनिमय, फिर से किससे होगा, यहां पर भी इस जगह पर भी ये विनिमय होता है सरल विसरण से। सरल विसरण निष्क्रिय प्रक्रिया है, सरल विसरण एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें एटीपी खर्च नहीं होता, चीजें अपनी हाई सांद्रता से लो सांद्रता की तरफ जाती हैं। यानी O2 की हाई सांद्रता इधर है, लो सांद्रता इधर है, O2 यहां से यहां चला जाएगा। CO2 की हाई सांद्रता ऊतक में है, लो सांद्रता ब्लड में है, तो CO2 किधर से किधर चला जाएगा, ऊतक से ब्लड की तरफ। CO2 यहां से यहां अपनी हाई से लो सांद्रता, O2 यहां से यहां अपनी हाई से लो सांद्रता। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ नंबर स्टेप, जिसमें फिर से श्वसन गैसों का विनिमय होगा। इस बार विनिमय होगा ब्लड और ऊतक के बीच में, और फिर से कैसे होगा बेटा, सरल विसरण से। ध्यान रखिएगा कैसे ये विसरण हो, कैसे ये परिवहन या विनिमय होता है, ये जरूर पूछा जाता है हमको। ठीक है, अब आते हैं लास्ट नंबर स्टेप पे, फिफ्थ। और ये फिफ्थ स्टेप क्या है, एक्चुअल में O2 का इतना काम तामझाम हमने क्यों किया, सांस ली, फिर उनका विनिमय कराया, फिर उनका परिवहन कराया, फिर विनिमय कराया, क्यों, ताकि ये फिफ्थ नंबर स्टेप हो सके जो कि कोशिका के अंदर होता है। अब कोशिका के अंदर ये फिफ्थ नंबर का स्टेप क्या होता है, ये देखो अलग से स्लाइड पे बताती हूँ। ये देखो हमने उधर फिफ्थ नंबर स्टेप में क्या बनाया बेटा, ये एक कोशिका है, ठीक है, ये एक कोशिका है। इसके अंदर पहले ही हमने क्या पहुंचा रखा है, ग्लूकोज, जो कि हमारे पाचन तंत्र से आया है, यानी C6H12O6 पहुंचा रखा है। अब तुम सांस लेके जो ऑक्सीजन पहुंचाओगे वो ऑक्सीजन आएगा और इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर देगा, ऑक्सीकरण करके बनाएगा ATP, और इसी की तो तुमको जरूरत थी। इसी एनर्जी को बनाने के लिए तुमने इतना सारा तामझाम किया बेटा। इस एनर्जी को बनाने के लिए तुमने अपने 3 तंत्र का यूज किया। पहले तो खाने को पचाया, यानी अपने पाचन तंत्र का यूज किया, तभी तो ग्लूकोज बन के आया है यहाँ पे। ग्लूकोज भी कैसे आया यहाँ पे, आपकी छोटी आंत से ही बैठ गया था ब्लड में, यानी ट्रेन में, घूमते 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 ऊतक में हर कोशिका को मिल गया ग्लूकोज। तो फिर से परिवहन, यानी ट्रेन तो ग्लूकोज के लिए भी क्या थी, ब्लड था। ठीक है, परिवहन किससे हुआ था, ग्लूकोज का ब्लड से हुआ था। O2 का भी परिवहन किससे हुआ, ब्लड से हुआ। तो ब्लड आपकी पूरी बॉडी में घूम रहा है, जिसमें ग्लूकोज बैठ गया, जिसमें आपने सांस ली, ऑक्सीजन बैठ गया, और ये सब घूमते घूमते जहां जरूरत है वहां पहुंच जाएंगे, जैसे आपकी कोशिकाओं में ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंच जाएंगे। तो देखो कितनी मेहनत की, पहले पापा ने पैसे कमाए, उसके बाद सब्जियां खरीद के लाए, फिर मम्मी ने खाना बनाया, तुमने उसको खाया चबा चबा के खाने के बाद तुम्हारे गट में आया, आहार नाल में आया, तो तुम्हारे एंजाइम्स ने उसका ब्रेक डाउन किया। पहले तुमने उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ा, फिर तुम्हारे एंजाइम्स ने उनके इकाइयों को अलग किया, और इकाइयों को अलग करके उनका अवशोषण किया। तो पहले पाचन हुआ, फिर अवशोषण हुआ। पाचन और अवशोषण होने के बाद तुमने उसको ट्रेन में बैठाया, ट्रेन में बैठने के बाद वो कोशिका के पास आया ग्लूकोज। ऐसे तुमने श्वसन तंत्र का यूज किया, श्वास क्रिया की, फिर विनिमय कराया, फिर परिवहन कराया, फिर विनिमय कराया, तब जाके ऑक्सीजन बैठा है कहां पर, आके कोशिका के अंदर। अब ये ऑक्सीजन, ये जो ग्लूकोज आया है आप ये पाचन तंत्र से पाचित होकर इसके ऊपर काम करके ATP बनाएगा, जिस ATP को बनाने के लिए आपने इतना तामझाम किया है। पर साथ में कुछ उत्पाद बन जाते हैं, जैसे कि CO2 और H2O। बेटा हमारी बॉडी में बहुत पानी है, इसलिए हमको पानी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको CO2 से जरूर दिक्कत है। अब कोई भी तुम्हारे शरीर में रिएक्शन होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक रिएक्शन होता है कोई भी तुम्हारी बॉडी में, केमिकल रिएक्शन, तो क्योंकि ये शरीर के अंदर हो रहा है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, उपापचयी रिएक्शन, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये एक उपापचयी क्रिया है। ठीक है, तो
ये एक उपापचयी क्रिया हो रही है जिसमें आप ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके एटीपी बना रहे हो। तो इसमें अगर कोई उत्पाद बना है तो इसको आप क्या बोलोगे? उपापचयी उत्पाद। ये CO2 क्या हो गया बेटा? एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, आपके लिए वेस्ट है, आप इसको इकट्ठा नहीं होने दे सकते बॉडी में। मेटाबॉलिक रिएक्शन में बना हुआ वेस्ट क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिक वेस्ट। ये एक रिएक्शन हो रही है आपकी बॉडी में, जितनी भी रिएक्शन होती है उनको मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो आपके शरीर में होने वाली इस उपापचयी रिएक्शन में जो उत्पाद बना है उसको आप क्या बोलोगे? उपापचयी उत्पाद बोलोगे। और उत्पाद को हम वेस्ट रिमूव किसके थ्रू कर रहे हैं? हमारे श्वसन तंत्र के थ्रू। तो CO2 को ब्लड में बैठा के श्वसन तंत्र के थ्रू वही श्वसन से इसको रिमूव कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं बॉडी से। ठीक है, अब आते हैं, देखो CO2 और H2O से कोई दिक्कत नहीं है, CO2 को हम रिमूव करेंगे और ATP हमें चाहिए था। इस पूरी क्रिया को तुम 5th नंबर का स्टेप बोलोगे। ये है बेटा 5th नंबर का स्टेप। तो 5th नंबर के स्टेप को देखो क्या क्या कह सकते हो तुम। कह सकते हो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, या और क्या कह सकते हो इसी चीज को? ATP का संश्लेषण हुआ है। इसी रिएक्शन को और क्या कह सकते हो? ATP का संश्लेषण, ATP का संश्लेषण हुआ है। इसी रिएक्शन को देखो और क्या कह सकते हो? ग्लूकोज टूट गया है, यानी ग्लूकोज का विखंडन हुआ है। या तो कह लो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ है, या कह लो ग्लूकोज का विखंडन हुआ है, या कह लो ATP का संश्लेषण हुआ है। और क्या कह सकते हो इसी को? इसी रिएक्शन को तुम कहते हो ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हो? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया यही है जो मैंने आपको कई बार सिखाया है। ग्लाइकोजन विखंडन ग्लाइकोजन संश्लेषण से बिल्कुल अलग है। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस अलग होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस अलग होता है। ठीक है, और बेटा इसी रिएक्शन को हम कहते हैं श्वसन, रेस्पिरेशन। तो वही मैं आपको बता रही थी, यहां पर जो हम पढ़ रहे थे ना, ये देखो कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कुछ अलग है। क्या अलग है बेटा? ब्रीदिंग मतलब सिर्फ इतना, श्वास क्रिया। श्वसन मतलब ऑक्सीजन कोशिका के अंदर जाके एक्चुअल में जो काम कर रहा है, या आपके श्वसन तंत्र का जो एक्चुअल यूज हो रहा है, ऑक्सीजन का एक्चुअल में जो यूज हो रहा है उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। तो बेटा रेस्पिरेशन क्या होता है? श्वसन एक्चुअल में क्या होता है? ऑक्सीजन का यूज होना। और ये कहां पर होता है बेटा? कोशिका में। कहां पर? कोशिका में यूज होता है। किस लिए यूज होता है? ग्लूकोज का विखंडन करने के लिए, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने के लिए, यानी ATP का जनरेशन करने के लिए, ATP का संश्लेषण करने के लिए, जिसको आप ग्लाइकोलिसिस कहते हो, वो करने के लिए। वो जो ग्लाइकोलिसिस हो रही है ना, उसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि वो एक कोशिका के स्तर पे हो रही है, इसीलिए हम उसको कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। ये जो O2 का यूज हो रहा है सेल में, ये कोशिका में हो रहा है, इसीलिए हम इसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन क्या है एक्चुअल में? कोशिकीय श्वसन हम कहते हैं बेटा ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया को। यानी हम ये किसको कहते हैं? ATP संश्लेषण की प्रक्रिया को। यानी ये हम किसको कहते हैं? ग्लूकोज का विखंडन होने की प्रक्रिया को, या फिर कह सकते हो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने की प्रक्रिया को। इनको कोई भी नाम दे लो तुम। वही जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, यानी ATP का संश्लेषण हो रहा है, यानी ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, जहां पे ऑक्सीजन के इतने सारे ट्रांसपोर्ट परिवहन कराने के बाद एक्चुअल में यूज हो रहा है, इसी को बेटा श्वसन कहते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को श्वसन भले लिखो, ब्रीदिंग मतलब श्वास क्रिया, श्वसन मतलब एक्चुअल में ऑक्सीजन का यूज होना, क्योंकि ये कोशिका के स्तर पे यूज होता है, इसीलिए हम इसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको डिफरेंस यहां पर क्लियर होता है। और अब आप यहां पर क्या लिख दोगे? 5th नंबर का स्टेप क्या है? 5th नंबर का स्टेप है कोशिकीय श्वसन।
कोशिकीय श्वसन को कहते हैं 5th नंबर का स्टेप। तो ये हो गया आपके टोटल 5 स्टेप। फर्स्ट स्टेप हो गया श्वास क्रिया, दूसरा हो गया यहाँ पर विनिमय, फिर हो गया तीसरा परिवहन, फिर चौथा यहाँ पर विनिमय, और पांचवा इस सेल के अंदर जो हो रहा है वो है कोशिकीय श्वसन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको कोशिकीय श्वसन अलग से सिखाया है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, एटीपी का संश्लेषण, ग्लूकोज का विखंडन, ग्लाइकोलिसिस। क्योंकि ये कोशिका के स्तर पे ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, इसीलिए हम इसी प्रक्रिया को कहते हैं कोशिकीय श्वसन। तो ये हो गया आपका कोशिकीय श्वसन के बारे में। ठीक है, यहां पर खत्म होती है आपके इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो बेसिक्स आपको पता होने चाहिए थे। ठीक है, आप इस वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि 5 स्टेप आपको एज इट इज एनसीईआरटी में मिलेंगे, इसलिए एनसीईआरटी रेलेवेंट है, इसको आपने ध्यान रखना है, इस फ्लो चार्ट को ध्यान रखना है। ये 5 स्टेप एज इट इज एनसीईआरटी के दिए हुए हैं, तो आपको ये एनसीईआरटी के 5 स्टेप ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।